एफबीआर के सिस्टम से जनरेटेड ईमेल्स टैक्स पेयर को आ रही हैं, इनका मकसद क्या है? इस रजिस्टर्ड पर्सन के पास वो ईमेल जा रही है, वो उसकी है ही नहीं है। ईमेल्स की बेस पे, इन डाटा की बेस पे हम आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा देंगे। 40B का वहाँ पे आपने जिक्र किया कि जब आपकी ईमेल का टाइटल ही गलत है, उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ही गलत है, तो आप नीचे वो सारा कैसे थ्रेड कर सकते हैं? ईमेल डायरेक्ट कर रही है एफबीआर से टैक्स पेयर को। भाई आपको क्या अपने फील्ड ऑफिस के ऊपर एतमाद नहीं है? एफबीआर इनवॉइस इंटीग्रेशन को पोस्टपोन करने जा रहा है। एफबीआर इस प्रोसीजर को कैंपेन की हद तक रखे, इन्होंने डिजिटल इनवॉइस का लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक ऐसा इशू है जो सिर्फ कहने से हल नहीं होगा। आप क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन ई इनवॉइस नहीं करना चाहता? बिल्कुल वो करना चाहता है, लेकिन आप ये देखें कि क्या उसके पास स्किल है? ईमेल्स में बेंचमार्क का जिक्र किया गया है, इसका क्या मकसद है? एफबीआर का जो सॉफ्टवेयर है वहां पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं जिससे वो हर कमोडिटी की इनपुट है, उनकी फार्मूलेशन है, वो उसको डिफाइन करेंगे। अफसोस की बात है कि हमारे पास कितने आईटी के एक्सपर्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम बाहर से मजीद बंदे मंगवाएंगे, तो भाई उनकी मर्जी है। सेक्शन 21 में क्या तब्दीली की गई है और 2 लाख इनवॉइस का जिक्र किया गया है, जबकि सेल टैक्स के सेक्शन 73 में 50,000 रुपए है। अगर किसी बंदे ने इंटीग्रेट होना था और वो इंटीग्रेट नहीं हुआ तो वो जितने भी एक्सपेंसेस क्लेम करेगा सारे डिसअलाउ हो जाएंगे। सेक्शन 21 को आपने इसलिए किया है कि ये एक जाबराना किस्म का सेक्शन है। एफबीआर को सेक्शन 114C मुतारफ करवाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सेक्शन 114 के साथ इन्होंने 15 स्केड्यूल 15वां शेड्यूल इसमें ऐड किया और वहां पे इन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो इनएलिजिबल पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रवान पे सलाम, साथ में अफजल यूबी। नाज़रीन, फाइनेंस एक्ट 2025 में रोजाना कोई ना कोई तब्दीली आ रही है और मेजर क्या तब्दीली की गई है फाइनेंस एक्ट में? अब एफबीआर किन लोगों को पकड़ेगा और जो ईमेल्स की जा रही हैं उनका मकसद क्या है, उनकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या इस्लामाबाद का आरटीओ लाहौर के आरटीओ के माल को पकड़ सकता है, गाड़ी चेक कर सकता है? और 2 लाख इनवॉइस का जो जिक्र है सेक्शन 21 में वो क्या है और एफबीआर इस पे क्या काम कर रहा है और टैक्स पेयर को क्या मुश्किलात है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद है नईम खान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं, इसी मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के, लीगल एडवाइजर हैं एफबीआर के। नईम खान साहब, ये बताइएगा कि एफबीआर के सिस्टम से जनरेटेड ईमेल्स टैक्स पेयर को आ रही हैं, इनका मकसद क्या है और इनकी कानूनी हैसियत क्या है? और इनमें 37A का जिक्र नहीं है, क्या 37A एफबीआर खत्म करने जा रहा है? काफी सारे रजिस्टर्ड पर्संस को ऑटोमेटिक ईमेल्स रिसीव हो रही हैं। एफबीआर ने कुछ अपने इश्यूज को हाईलाइट किया है, जो डिस्क्रिपेंसीज की उनको भी पॉइंट आउट किया है। मैंने जो अपने क्लाइंट्स के जो स्टडी किए ईमेल्स, स्टडी करने के बाद मैंने इसको काफी एनालिसिस किया कि क्या इसका जो बैकएंड पे जिनका सॉफ्टवेयर है उसका जो एनालिसिस है क्या वो ठीक है। तो ईमेल्स को पढ़ने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इस रजिस्टर्ड पर्सन के पास वो ईमेल जा रही है, वो उसकी है ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ए है तो उसकी जो ईमेल रिसीव कर रहा है उसका टाइटल वो नहीं है, वो किसी और दूसरे बंदे की ईमेल वो बंदा रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एफबीआर का आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, वो वहां पे प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ईमेल्स लोगों को रिसीव कर रही है अगर उनके टाइटल के साथ नहीं है तो ये हर बंदे को पता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। जब आप ईमेल करेंगे अगर उसका रेसिपिएंट वो नहीं है जिसका ऊपर नाम लिखा हुआ है तो वो ईमेल आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी और उसकी जो लीगल पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें आपने कुछ नीचे इश्यूज हाईलाइट किए हैं कि भाई यहाँ पे हमने आपकी जो 2019 से लेकर 2024 तक हमने आपकी रिटर्न का एनालिसिस किया और उसमें ये डिस्क्रिपेंसीज को हमने हाईलाइट किया है, तो वो जो डिस्क्रिपेंसीज है वो भी उससे मैच नहीं कर रही। मैं अयूब साहब दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि हर ईमेल में जिस रजिस्टर्ड पर्सन की वो डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट की गई हैं वो डिस्क्रिपेंसी उससे रिलेट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल, अगर एक कमर्शियल इंपोर्टर है तो वो रिफंड कैसे रिसीव कर सकता है? तो वहां पे लिखा जाता है कि आपने अपना रिफंड गलत रिसीव किया है। अगर कोई बंदा कमर्शियल इंपोर्टर है तो उसके बारे में कैसे कहा जा सकता है कि आपकी जो सप्लाईज है वो प्रॉपर नहीं हो रही? तो ये मैंने उसको एनालिसिस किया है
कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा यूबी साहब इनका सिस्टम। और आपके प्रोग्राम के तौर से मैं कहना चाहता हूँ, आपका जो सॉफ्टवेयर है बैकएंड पे, आप उसको दोबारा से चेक करें और उसमें जो डाटा फीड कर रहे हैं या रिकॉन्साइल कर रहे हैं उसको दोबारा से रिकॉन्सिडर करने के बाद फिर आप ईमेल करें या उसका डाटा, हाँ बल्कि जब तक आप समझते हैं कि आपका ये डाटा फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप ईमेल ना करें। इससे सोसाइटी में हरासमेंट फैल रही है और दूसरी बात टैक्स पेयर का एक एतमाद बहाल होना चाहिए एफबीआर की वर्किंग के ऊपर, वो शेक हो रहा है। जो इसमें इंपॉर्टेंट जो लॉ पॉइंट यूबी साहब मुझे कह रहे थे वो ये था कि आखिर में आपने लिखा है कि भाई हम ईमेल्स की बेस पे, इन डाटा की बेस पे हम आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा देंगे। 40B का वहां पे आपने जिक्र किया, मी के डिफरेंट आपने कहा जी हम इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर देंगे। तो मुझे बताएं कि जब आपकी ईमेल का टाइटल ही गलत है, उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ही गलत है, तो आप नीचे वो सारा कैसे थ्रेड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप ईमेल डायरेक्ट कर रहे हैं एफबीआर से टैक्स पेयर को, भाई आपको क्या अपने फील्ड ऑफिस के ऊपर एतमाद नहीं है? होना तो ये चाहिए था कि वहां से वो ईमेल्स कंसर्न जोन्स में जाती, कंसर्न जो कमिश्नर है वो उन ईमेल्स को रिकॉन्साइल करता है कि क्या ये जो ईमेल्स के ऊपर उस कंसर्न सॉफ्टवेयर ने जो वर्किंग की है क्या वो मैच कर रही है, वो क्या वो ठीक है। अगर वो समझते हैं कि ये ठीक है तो फिर उन्हीं की बेस पे आगे अपने रेलेवेंट जो भी रजिस्टर्ड पर्सन उसको ईमेल कर दी जाती। इससे क्या होना था, पता चलना था कि यार बैकएंड पे जो वर्किंग है वो ठीक है। इसका मतलब जो कारोबारी बरादरी जो अब तक चीख चला रही है वो तो ठीक कर रही है ना, कि भी आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपने सारा बजट असम्पशन बेस बना दी है। और जो कि हमने भी आपको 12 लेटर्स लिखे हैं अपने फोरम से, टैक्स बार से, कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपके पास कोई सॉलिड वर्किंग नहीं है, आपको किसी ने बता दिया ये हो गया या असम्पशन बेस्ड सिस्टम में आप बता दिया आपने उसको मान लिया, तो ये कैसे ठीक है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो अभी आपने ईमेल्स को सेंड करने का प्रोसेस शुरू किया है आप उसको रिकंसिडर करें, बल्कि उसको बंद करें और देखें कि आपका जो सिस्टम है वो कहां पे गलतियां कर रहा है। और जिन लोगों को आप डरा रहे हैं कि भाई आपके हमने रिटर्न्स चेक किए हैं, तो क्या जब वो अपना डाटा रिकंसाइल करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी कि आपके पास हमारा रिकॉर्ड ही गलत है, आप जो डाटा जिस बेस पे रिकंसाइल करो वो गलत है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इशू के ऊपर स्पेशली मैं यूबी साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं कि आपने एफबीआर जो है वो अपने इस इशू को सीरियसली देखें, क्योंकि ऑलरेडी बजट में आपने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। जो आपने हैवी पेनल्टीज को इम्पोज किया है या उनके ऊपर डिजिटल इनवॉइसिंग और बाकी इश्यूज को लेके आए हैं, इनकम टैक्स में बेशुमार आपने चेंजेस कर दिए, तो वो ये क्वेश्चन मार्क है कि भाई आप इस मीन के जो हम पहले से कहते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है, आप जो फील्ड के लोग उनको एतमाद में नहीं लेते, आप टैक्स कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड नहीं लेते, आप बिजनेस एक्सपर्ट्स उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, इनके जो ट्रेड बॉडीज है उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो फिर उनका तो क्वेश्चन ठीक हो गया ना। इट मीन्स कि आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है। तो ये ईमेल साबित कर रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर। और ये मैं कहता हूं कि आप इसको रिकंसिडर करें और जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उनको रीथिंक करें और कंसर्न जो आपके ट्रेड बॉडीज है उनको ऑन बोर्ड लें ताकि इसका बेहतर सोल्यूशन निकल सके। ये सब आपने जो ईमेल के ऊपर एक लफ्ज था बेंचमार्क, इस लफ्ज को मैंने भी पढ़ा है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपने सारे रजिस्टर्ड पर्सन्स को, टैक्स पेयर्स को, अपने सारे क्लाइंट्स को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें ठीक है अभी जो एफबीआर ने ईमेल्स हमें सेंड किए हैं वो ठीक नहीं है, वो सारी असम्पशन बेस हैं, लेकिन इस लफ्ज से मुझे ये महसूस हो रहा है एफबीआर का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं जिससे वो हर कमोडिटी की जो इनपुट है, जो उनकी फार्मूलेशन है, वो उसको डिफाइन करेंगे और उसकी बेस पे वो इनपुट आउटपुट की जो रेशियो है उसको डिटरमिन करेंगे। मेरी जो कुछ दोस्तों से, सीनियर से और इवन के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से जो बात हुई थी वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि डिपार्टमेंट ने ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो किसी भी सेक्टर की हैं, वहाँ से इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि उनकी जो फार्मूलेशन है, उनकी जो रेसिपी है, उनका जो स्टैंडर्ड है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का, उनकी वेस्टेज जो है वो किस रेशियो से वो काम कर रहे हैं और उसको बेंचमार्क बनाएंगे, उसको एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उसकी बेस पे देखेंगे क्या जो अदर कंपनीज हैं वो उसको फॉलो कर रही या उनके इनपुट में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त अपना बिजनेस बिल्कुल ठीक रन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी एरियाज रह जाते हैं जिनको आप प्रॉपर देख नहीं सकते। इन्होंने अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है बीआर ने तो डेफिनेटली उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अभी तो अफसोस की बात है कि हमारे पास कितने IT के एक्सपर्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम बाहर से मजीद बंदे मंगवाएंगे, तो भाई उनकी मर्जी है। अगर आप लोकल एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करना चाहते और जो उनके इंसेंटिव्स हैं उनको नहीं देना चाहते और बाहर से लोगों को ला के आपने एक बड़ी बड़ी फिगर्स देनी है, अमाउंट पे करनी है, तो आपकी मर्जी है। अल्टीमेटली ये हमारा ही पैसा है, टैक्स पे करते उसी का पैसा है। अगर आप हमारे बच्चों को दे देंगे तो हमें खुशी होगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने बाहर के लोगों को बुला के उनसे एक्सपर्टीज लेनी है तो
सर ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें मैं ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान में जितने माशाल्लाह IT के एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप असिस्टेंस लें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो बेहतर परफॉर्म भी कर सकें और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो खुद उनको फेस कर रहे होंगे और आपको बेहतर उसमें एडवाइस भी कर देंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अभी हमने जो बिजनेस पहले भी माशाल्लाह जो अच्छा बिजनेसमैन है वो प्रॉपर तरीके से बिजनेस को रन कर रहा है और अब भी इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे कि जिन एरियाज में कोई वीकनेस है उसको बेहतर कर ले। नईम खान साहब, सुना है FBR इनवॉइस इंटीग्रेशन को पोस्टपोन करने जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखें यूसुफ, इससे पहले भी रूल्स हैं, सेल टैक्स रूल्स, वहाँ पे इनवाइस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, लेकिन वो कुछ मखसूस सेक्टर तक था। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई इतना सीरियस फोकस नहीं दिया था। उनकी मर्जी थी, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हम बाद में कोई अपना जो भी SOPs हैं वो लेके आएंगे और जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन उनसे ये कहा जाएगा कि आपने अपनी जो इनवाइसेस हैं वो ऑनलाइन इनवाइस इशू करनी है और जब वो इनवाइस इशू करेंगे तो उनका जो सिस्टम होगा सॉफ्टवेयर वो लिंक कर जाएगा FBR के सिस्टम के साथ ताकि रियल टाइम इनवाइसिंग वो ऑब्जर्व कर सकें। जिस तरह के रूटीन में हम देख रहे हैं कि रिटेलर्स जो Tier 1 रिटेलर्स हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे POS मशीन्स लगी हुई हैं, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करवाना चाह रहे हैं दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर भी। अभी इस बजट में इन्होंने रूल्स को ख़त्म किया है और इसको ऐड कर दिया है सेक्शन 23 में, जो कि इनवाइस को ही डील करता है और वहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि भाई अब आप जो इनवाइस इशू करेंगे वो डिजिटल इनवाइस इशू करेंगे। इन्होंने डिजिटल इनवाइस का लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया। जब ये फाइनेंस बिल आया था मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये एक ऐसा इशू है जो सिर्फ कहने से हल नहीं होगा। आप क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन इनवाइस नहीं करना चाहता, बिल्कुल वो करना चाहता है, लेकिन आप ये देखें कि क्या उसके पास स्किल है, क्या उसके पास वो सारी फैसिलिटीज हैं। देखें, अगर आपने इंटरनेट को यूज करना है तो आप देखें कि आप सिर्फ ये सर्विसेज लाहौर, कराची या बड़े शहरों में नहीं कर रहे, आपने ये पूरे पाकिस्तान में करनी है। FBR एक फेडरल डिपार्टमेंट है, तो क्या पाकिस्तान के हर कोने में एक अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मौजूद है? क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद है? अगर ऐसा नहीं है, जो कि यकीनन नहीं है, तो फिर आप कैसे ई इनवाइसिंग को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इन एरियाज के ऊपर आपने काम करना था पहले। इवन कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं जो मेरा मोबाइल है, सेल फोन्स हैं, मैं वहाँ से सर्विस लेके कनेक्ट करके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लूँ, तो उनकी सर्विस इतनी पुअर है, इवन कि लाहौर जैसे शहर में उनकी बेशुमार जगहों पे प्रॉपर सिग्नल्स ही नहीं आते। तो क्या FBR को नहीं चाहिए था कि वो पहले सारा सर्वे करता कि भाई किस किस जगह पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर काम कर रही है, किस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, बिजनेस कहाँ कहाँ पे बिजनेसमैन बैठा हुआ है, उनके ऑफिस किधर है, ताकि इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाए। तो आपने इन सारे इश्यूज को नहीं चेक किया और आपने ये कमेंटमेंट कर दिए। अब आप टैक्स पेयर से कह रहे हैं कि आप अपनी ई इनवाइसिंग करें, अपने आप को इंटीग्रेट करें सिस्टम के साथ। क्या आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है? मैंने सर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दोबारा कहना चाह रहा हूँ, बेहतर है कि FBR अपने इस प्रोसीजर को जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे जा रहे हैं, इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है, कैंपेन की हद तक रखे। अभी चूंकि डेट है, हमने इस माह विद द कंसेंट ऑफ चीफ कमिश्नर हमने एप्लीकेशंस दी थी मैनुअल, और सेकंड सेक्रेटरी जो डिजिटल इनवाइस है वो लाहौर टैक्स बार में आए और उन्होंने ये कहा था कि मैं वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एक्सटेंशन की दूंगा परमिशन। वो तो उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया। हाँ, अलबत्ता जो मेरे नॉलेज में है कि FBR ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि अभी सारे प्रोसीजर को फॉलो करेगी। तो इन सारे सिस्टम चीज़ों को देखते हुए सर मैं FBR से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक तो अभी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने इंटीग्रेबल के मैक्सिमम नंबर से इंटीग्रेशन नहीं करवाई, तो ज़ाहिर है जब अपनी जुलाई की रिटर्न फाइल करेंगी कंपनीज तो वहां पे उनको शायद अपनी इनवाइसेस को अपलोड करने में प्रॉब्लम आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस सिस्टम को आप फौरी तौर पे एक्सटेंशन दें ताकि जो जुलाई की रिटर्न है वो प्रॉपर फाइल हो सके, और इसको आप पोस्टपोन करें इस साल के लिए। देखिए, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़ी कंपनीज के ऊपर कर लें जिनके ऑफिस बड़ी अच्छी लोकेशंस पे हैं, जहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, जिस जगह पे इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है। चले देखिए, एक साल अगर गुजर भी जाता है तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? आपने बाकी मेजर्स तो लिए हैं। देखिए, आपने कमिश्नर्स को कितनी पावर्स दे दी हैं कि वो जिस जगह से आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने इनवाइस को, अपने रिटर्न को, आप उसको लोकेट कर सकते हैं। आप बैंकों के साथ जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आप उसको देख सकते हैं कि आप उसका सोर्स पता कर सकते हैं कि ये किस इनवाइस इशू की, पेमेंट कौन भेजने वाला बंदा है। तो ये बहुत बड़े मेजर्स हैं। देखिए, आप अपनी टीम के ऊपर एतमाद करें, आपने उनको काफ़ी पावर्स दे दी हैं, उनको यूटिलाइज करने दें और इस साल बिजनेस कम्युनिटी को
ये एक्सटेंशन दें ताकि वो बाकी चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें और इसके साथ आप रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ ही चले जाएं। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो देखिए, अगर आप इंटीग्रेट प्रॉपर करवा ही नहीं सके, लोगों को इंटीग्रेशन करने के बाद भी इनवाइस अपलोड करने का प्रोसीजर ही ना समझ आ सका, तो मुझे बताएं कि रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगी? जो आपने पहाड़ जैसा अपना टारगेट फिक्स किया है वो कैसे पूरा होगा? फिर एट द एंड ऑफ ईयर वही पकड़ दक्कड़, टीबी लगा दो, 38 विजिट कर लो, इलीगल किस्म की एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो जाएंगी और मार्केट में ऑलरेडी बिजनेस नहीं है, इसका एक बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। तो अयूब साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करता हूँ एफबीआर को भी और स्टेट को भी कि देखें, आपने टैक्स लेना है, उसके बहुत सारे मेजर्स हैं। अगर कहीं पे आप समझते हैं कि जो स्टेट के एंड पे लूप होल्स हैं वो सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर वो ये है कि इस वक्त मार्केट में इतने एक्सपर्ट नहीं है कि जो लोगों को जाकर सर्विसेज दे सके। हर बिजनेसमैन को, हर रजिस्टर्ड पर्सन को कम से कम एक बंदा चाहिए जो प्रॉपर सिस्टम को ऑपरेट कर सके। तो क्या आपने अपने एकेडमिक एजुकेशन दे रहे हैं, कहीं पे आपने ऐसा कोई इंट्रोड्यूस करवाया? ये तो आपने नहीं करवाया होगा। हमारे बच्चों ने तो एजुकेशन ली ही नहीं बदकिस्मती से। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ यूबी साहब, मेरी प्रपोजल है एफबीआर को कि देखें, आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो फिर एफबीआर रिकॉग्नाइज कर दे कुछ इंस्टीट्यूट्स को, जो यंगस्टर्स हैं उनको परमिशन दे दे कि जो सीनियर्स एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके ऑफिस में जाए, वहां से वो 6 माह की, 4 माह की जितनी भी उसने ट्रेनिंग लेनी है वो ले, और उसके बाद ऑथोराइज किया जाए उस बंदे को जो ट्रेनिंग दे रहा है वो बाद में एक सर्टिफिकेट भी जारी करे और उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट करे एफबीआर। इससे क्या होगा कि आप खुद से फिर मार्केट में कह सकते हैं कि देखिए, हमारे फोरम से हमने इतने लोगों को ये एजुकेशन दे दी है, अब मार्केट में लोगों की कमी नहीं है। तो ये चीजें एक जो आप उसकी कोऑर्डिनेशन है बिजनेसमैन की, टैक्स कंसल्टेंट की और एफबीआर की, ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। नईम खान साहब, ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद के एफबीआर के जो आरटीओज हैं, उनके अफसरान सड़कों पर गाड़ियों को, ट्रकों को रोककर चेक करते हैं, फिर जाने देते हैं। कानून क्या कहता है? क्या लाहौर के आरटीओज के जो टैक्स पेयर है उनके माल को इस्लामाबाद के आरटीओज चेक कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं, कानून इसके हवाले से क्या कहता है? जब एक बंदा रजिस्टर्ड होता है तो सेल टैक्स एक्ट के रूल्स हैं 5-6 जो भी है, उसको आप स्टडी कर लें, या इसके रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है आप उसको देख लें। तो वहां पे आपने कहा हुआ है कि हर टैक्स पेयर जिस आरटीओ में फॉल करता है वहां पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और फिर जब आप असेसमेंट की तरफ जाते हैं तो असेसमेंट पे भी यही है कि जो कंसर्न कमिश्नर वही उसकी असेसमेंट करेगा। अब इसका मतलब ये है कि एक बंदा लाहौर में रजिस्टर्ड है और उसकी गाड़ी ट्रैवल करके जा रही है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद आरटीओ में तो वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, उसके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास असेसमेंट पावर नहीं है, फिर उन्होंने कैसे उसको इंटरसेप्ट कर लिया? मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने वायलेशन नहीं की। हाँ, अलबत्ता अगर एफबीआर ने कोई ऐसी उनको पावर्स दी हैं, कोई ऐसा सर्कुलर जारी किया, कोई ऐसा लेटर जारी किया है, मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है उनसे कि आप हमें बताएं वहां के स्टाफ ने दूसरे जो आरटीओस की गाड़ियों को रोका है तो किस अथॉरिटी के तहत रोका? क्योंकि अगर हम देखते हैं पावर्स हैं इनकी सेक्शन 30 की और बाकी, तो वहां पे तो कंसर्न कमिश्नर का जिक्र है, वही उसका ऑडिट कर सकता है, वही उसकी असेसमेंट कर सकता है, उसी ने उसको नोटिस इशू करना होता है। अगर दूसरे आरटीओ वाले भी ऐसा करना शुरू कर देंगे तो क्या इसके ऊपर ये नहीं कोई इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरे कमिश्नर की पावर में? एपेक्स कोर्ट्स ने इसके ऊपर अपनी जजमेंट्स भी दी हैं जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो केस फॉल करता है वही उसको चेक करेगा, उसके रिकॉर्ड को चेक करे, उसके प्रेमिसेस को चेक कर ले, उसको पावर्स दी गई हैं। दूसरी अगर किसी आरटीओ ने ये काम किया है तो ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं दोबारा कहना चाहता हूँ एफबीआर को कि आप इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें, हमें बताएं कि किस कानून के तहत वो रोक सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई पावर्स है, आप रूल्स बना सकते हैं, आपको सर्कुलर जारी कर सकते हैं, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा को किया है जो हमारे नॉलेज में नहीं है तो हमारे साथ शेयर करें, ताकि जो मार्केट में ये सारे पैनिक क्रिएट हुआ है, जो एक फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल है, उसको खत्म किया जाए। लोग अपनी प्रॉपर टैक्सेशन कर रहे हैं। अगर पूरे पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि कोई बंदा कहीं पे भी रजिस्टर्ड है और हम कोई बंदा भी उसको पकड़ लेगा, तो ये बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक हरासमेंट फैलेगी और यही चीजें होते हैं जो ऐसा ऐसा फिर प्रोटेस्ट की तरफ जाते हैं, लोग टैक्स कलेक्शन में आगे बैरियर क्रिएट होते हैं। तो उम्मीद है कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एफबीआर हमारी इस रिक्वेस्ट को मानते हुए इसको अपनी फीडबैक दे देगी। नईम खान साहब, ये भी बताइएगा कि इन ईमेल्स में बेंचमार्क का जिक्र किया गया है, इसका क्या मकसद है? इस लफ्ज को मैंने भी पढ़ा है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने सारे रजिस्टर्ड पर्सन्स को, टैक्स पेयर्स को, अपने सारे क्लाइंट्स को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, ठीक है, अभी जो एफबीआर ने ईमेल्स हमें सेंड की हैं वो ठीक नहीं है, वो सारी असम्पशन बेस हैं, लेकिन इस लफ्ज से मुझे ये महसूस हो रहा है एफबीआर का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं, जिससे वो हर कमोडिटी की जो इनपुट है, जो उनकी फार्मूलेशन है, वो उसको डिफाइन करेंगे और उसकी बेस पे वो इनपुट आउटपुट की जो रेशियो है उसको डिटरमिन करेंगे। मेरी जो कुछ दोस्तों से, सीनियर से और इवन के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से जो बात हुई थी, वहां पे ये कहा जा रहा था कि डिपार्टमेंट ने ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो किसी भी सेक्टर की हैं, वहां से इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उनकी जो फार्मूलेशन है, उनकी जो रेसिपी है, उनका जो स्टैंडर्ड है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का, उनकी वेस्टेज जो है वो किस रेशियो से वो काम कर रहे हैं, और उसको बेंचमार्क बनाएंगे, उसको एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उसकी बेस पे देखेंगे क्या जो अदर कंपनीज हैं वो उसको फॉलो कर रही या उनके इनपुट में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उनकी जो रॉ मटेरियल्स की रेशियो है वो अबनॉर्मलिटी की तरफ तो नहीं जा रही। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा, देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त अपना बिजनेस बिल्कुल ठीक रन कर रहे हैं, लेकिन बाज दफा कुछ ऐसी एरियाज रह जाते हैं जिनको आप प्रॉपर देख नहीं सकते। इन्होंने अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है BR ने, तो डेफिनेटली उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अभी तो अफसोस की बात है कि हमारे पास कितने IT के एक्सपर्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम बाहर से मजीद बंदे मंगवाएंगे, तो भाई उनकी मर्जी है। अगर आप लोकल एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करना चाहते और जो उनके इंसेंटिव्स है उनको नहीं देना चाहते और बाहर से लोगों को लाके आपने एक बड़ी बड़ी फिगर्स देनी है, अमाउंट पे करनी है, तो आपकी मर्जी है। अल्टीमेटली ये हमारा ही पैसा है, टैक्स पे करते उसी का पैसा है। अगर आप हमारे बच्चों को दे देंगे तो हमें खुशी होगी। अगर आप कहते कि नहीं हमने बाहर के लोगों को बुला के उनसे एक्सपर्टीज लेनी है, तो सर ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें मैं ये कहूंगा कि आप पाकिस्तान में जितने माशाल्लाह IT के एक्सपर्ट्स हैं उनकी असिस्टेंस लें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो बेहतर परफॉर्म भी कर सकें और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो खुद उनको फेस कर रहे होंगे और आपको बेहतर उसमें एडवाइस भी कर देंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें अभी हमने जो बिजनेस पहले भी माशाल्लाह जो अच्छा बिजनेसमैन है वो प्रॉपर तरीके से बिजनेस को रन कर रहा है और अब भी इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे कि जिन एरियाज में कोई वीकनेस है उसको बेहतर कर लिया जाएगा। नईम खान साहब ये बताइएगा कि सेक्शन 21 में क्या तब्दीली की गई है और 2 लाख इनवाइस का जिक्र किया गया है, जबकि सेल टैक्स के सेक्शन 73 में 50,000 रुपए है, ये तजाद क्यों है? इससे पहले भी सेक्शन 21 जो है वो ये डिफाइन करता है कि कौन से एक्सपेंसेस जब कोई टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो किन एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करेगा। 21 में वो एक लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको डिफाइन किया गया है। अगर आप ये एक्सपेंस करेंगे तो इसका आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एक्सपेंस को, मीन कि आप इसको अपने एक्सपेंस में क्लेम नहीं कर सकते। वहां पे भी ये चीजें पहले मौजूद थी। अब 21 इसको इतना डिस्कस क्यों किया गया, ये मार्केट इसके ऊपर इतना शोर क्यों मचा है? बेसिकली पहले जो था वो इससे भी हार्श क्लासेस है। वहां पे पहले भी ये है कि अगर कोई बंदा जिसने इंटीग्रेट होना था, जो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन को पोस्टपोन कर दे, उसका फैक्ट इनकम टैक्स के ऊपर भी जाना है। आप देखिए वहां पे आपने क्या लिखा था, वहां पे मेरा ख्याल सेक्शन 21 की क्लास R है, मेरा ख्याल है ये इससे पहले की L क्लास है। अगर आप उसको देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है कि अगर किसी बंदे ने इंटीग्रेट होना था और वो इंटीग्रेट नहीं हुआ तो वो जितने भी एक्सपेंसेस क्लेम करेगा सारे डिसअलाउ हो जाएंगे। तो सर जब एक कानून एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए जो मैंने पहले रिक्वेस्ट किया कि सर इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला पैदा करेगी, तो क्या वो सारे एक्सपेंसेस आप डिसअलाउ कर देंगे? ठीक है ना, बिजनेस के एक्सपेंसेस तो हैं, उसने यूटिलिटी बिल्स तो पे की है, उसने कंजम्पशन तो की है इलेक्ट्रिसिटी की, उसने अपने जो सेल फोन थे, अपना जो कम्युनिकेशन था वो भी किया है, एंटरटेनमेंट भी की होगी, उसने पब्लिसिटी भी की होगी, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो क्या सारे डिसअलाउ कर देंगे आप? सेक्शन 21 को आपने इसलिए किया है कि ये एक जाबराना किस्म का सेक्शन है, तो ऐसा नहीं है सर। देखिए आप लोगों को एजुकेट करें, उनको इनकरेज करें, उनको सिखाएं। फिर इससे पहले भी आपने लिखा था कि वो था सिर्फ एक्सपेंस की आता कि भी आपने एक एक्सपेंस किया है जिसकी वैल्यू एक उसके एक्सपेंस की वैल्यू किसी एक पार्टी के साथ 2.5 लाख से बढ़ जाती है, तो आप कहेंगे जी इसकी पेमेंट थ्रू चेक करनी है। अगर आप इसकी पेमेंट थ्रू चेक नहीं करेंगे तो आप सारा एक्सपेंस डिसअलाउ कर देंगे। देखिए उस बंदे ने बैंकिंग चैनल यूज नहीं किया, एक प्रोसीजर को उसने फॉलो नहीं किया, तो सारा उसको डिसअलाउ कर देंगे। सर इसको ऐसा ना करें। देखें आप अपने इनकम टैक्स रेट्स को देखें, अगर कोई इंडिविजुअल है, AOP है, जैसे उसकी इनकम 56 लाख से बढ़ती है तो आपने 45% टैक्स चार्ज करना है। लेकिन जब भी किसी का आप एक्सपेंस अलाउ करते हैं तो हायर स्लैब में जाकर फॉल करता है, इतना ज्यादा टैक्स कौन पे करेगा? क्या लोग मुल्क से फरार होना शुरू नहीं हो जाएंगे? आपके टैक्सेशन सिस्टम पे कैसे लोग एतमाद करेंगे? तो जो आपने किस सेक्शन की क्यों क्लास थी जिसको आपने चेंज करके ये कहा है कि अगर कोई बंदा ऐसे बंदे से एक्सपेंस जो भी उसने सर्विसेज ली है जो एंटीएन होल्डर नहीं है उसका हम 10% टैक्स डिसअलाउ कर देंगे। भाई उस बंदे का क्या कसूर है, वो किस किस को एंटीएन लेकर भेजे? आपका काम था ना। मैक्सिमम टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं विद होल्डिंग के थ्रू, एडवांस टैक्स के थ्रू। अब अगर एक बंदा टैक्स नेट में आ गया, वो टैक्स पे कर रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि भाई आप ढूंढे बंदा, मुझे कहाँ सर्विस मिल जाएगी? भाई मेरे पास एक रिपेयर का काम करवाना है फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास एक ऐसा करेगा इसका एंटीएन नहीं है तो मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर दूंगा, मैं अपनी रिपेयर नहीं करवाऊंगा। अब मेरा क्या कसूर है कि उसने एंटीएन नहीं लिया? आपकी इतनी बड़ी टीम है, आप कह रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो जाए ढूंढे उनको एंटीएन लेके दे।
ये तो आपके काम है, यह सारा टैक्स पेयर ने करना है। और को टैक्स भी पे करे, एडवांस टैक्स भी पे करे, विद होल्डिंग टैक्स भी पे करे, और फिर लोगों को कहे कि आप सेल टैक्स भी रजिस्टर्ड हो, आप एनटीएन भी लें। तो सारी इन चीजों के ऊपर जरा आप रीथिंक करें, आप इसको देखें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को बिजनेस करवाएंगे या उनको आप अपना एसोसिएट भी भर्ती कर लेंगे, ये ठीक नहीं है। हाँ सर, जो 21S के ऊपर इंटरप्रिटेशन थी, बिल्कुल वो मैं करना चाहता हूँ। जाहिर है सोसाइटी में एक क्वेश्चन है, तो हमारे दोस्तों ने अपनी बड़ी दानिशमंदाना तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, मैं भी इसमें अपने साथ डाल देता हूँ। बेसिकली मैं अपने सारे दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सेक्शन 21S, पहले अगर आप 21 को देखते हैं तो वहां पे सारे एक्सपेंसेस का जिक्र था कि ये एक्सपेंस अलाउ है, ये नहीं है, आप ऐसा करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो अलाउ हो जाएंगे। अब इन्होंने आपकी सेल्स को भी वहां पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। आप देखें कि सेल्स का बाकी जो वहां पे ऑलरेडी एक्सपेंसेस का जिक्र किया है, क्या वो उसके हेड में नहीं फॉल करते? आप डबल टैक्सेशन की तरफ तो नहीं कहीं जा रहे। देखिए ना, आपने कह दिया कि एक बंदे ने एक्सपेंस किए हैं 2.5 लाख रुपए के, उसने थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट नहीं की, तो आपने सारे डिसअलाउ कर दिए, मान लेते हैं आपकी बात। इंटीग्रेशन नहीं की, डिसअलाउ कर दिए। अब उसी बंदे ने सेल्स की और उसकी पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं ली, आपने वो भी अलाउ कर दिए, वो एक्सपेंस कहां से लेके आएंगे जी? मान ले फॉर द टाइम बिंग कि आपने एक बंदे ने अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं की, आपने एड बैक कर दिया, फिर उस बंदे ने सेल्स की और उसकी पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं ली, फिर उसने एक्सपेंसेस को दोबारा एड बैक कर देंगे, डबल टैक्सेशन करेंगे। आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको अलाउ करता है डबल टैक्सेशन? कोई आपने ऐसा रूल बनाया डबल टैक्सेशन का? मैं अक्सर कहता हूं यूबी साहब आपके प्रोग्राम में, इनके पॉलिसी मेकर ठीक बंदे नहीं है, उनको समझ ही नहीं है काम कैसे करना। लेकिन फिर भी सर, मैं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, सर देखिए, अगर आप किसी बंदे को 2 लाख रुपए से ज्यादा की सेल्स करते हैं तो कोशिश करें उसकी पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल ले लें। अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा तो जब आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, वहां पे आप डेफिनेटली उस सेल्स के अगेंस्ट एक्सपेंसेस को क्लेम करेंगे। यहाँ पे हर अपने हमारे सीनियर दोस्त की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मेरे नजदीक ये है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस होंगे, उस सेल्स के प्रोपोर्शनेट जितने आपने एक्सपेंसेस क्लेम किए होंगे उनका वो 50% डिसअलाउ कर देंगे, जो कि बाद में आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब डेफिनेटली वो जो आपके एक्सपेंस डिसअलाउ होंगे वो हायर स्लैब में जाएंगे, उनका टैक्स रेट ज्यादा होगा। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई कोई मसला नहीं है, इतनी लंबी लिस्ट है टैक्स पेयर्स की, आप कर लें, कैश पेमेंट कर लें, कैश रिसीव कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर नहीं, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट हमें ऐसी एडवाइस नहीं करनी, हमें तो नहीं पता इन्होंने किसका ऑडिट कॉल कर लेना, और अगर किसी ऐसे बंदे का ऑडिट कॉल हो गया जिसने वाकई हमारी एडवाइस को मानते हुए इस रूल्स को फॉलो ना किया, इस लॉ को फॉलो ना किया, तो मुश्किल में चला जाएगा। मैं अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक इस लॉ में अमेंडमेंट नहीं आ जाती, आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। देखें, लॉ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये एक मुश्किल आ रही है। 2 लाख रुपए बड़ी छोटी सी अमाउंट है, और यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई कि क्या रिटेलर भी 2 लाख रुपए के ऊपर अपना जो आम कस्टमर है वो भी पे करेगा। तो इससे मार्केट की जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं इसमें भी ये कहना चाहता हूँ सर, देखें आप इसके ऊपर जरूर ऐसा करें, आप लोगों को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि 2 लाख रुपए कोई अमाउंट नहीं है। इस अमाउंट को आप ऊपर लेके जाएं। सेल टैक्स में तो देखें, जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है वहां पे तो 50,73,000 में क्या है, 50,000 रुपए की पेमेंट है वहां पे। भाई अगर आपने सेल टैक्स नेट को बेहतर कर लिया, इसका मतलब है सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। आपने वहां पे पनिशमेंट दी हुई है कि भाई मैं आपका इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर दूंगा। यहाँ पे आपने सिंपल ठीक है सेल टैक्स इनवाइस का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे आपने इनवाइस का जिक्र किया, तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर देंगे। तो भाई फिर जो लोग अपने सारा बिजनेस कर रहे हैं, आप मुझे बता दें कि वो अपनी टैक्सेशन अपनी जो कॉस्टिंग है वो कैसे करें। ये टैक्स तो आप दोबारा उनसे वापस ले लेंगे ना, जो उनकी इनकम है साल बाद फिर जो उन्होंने कमाया वो टैक्स की सूरत में आपको वापस कर देंगे, और फिर आप साल 2 साल बाद देखेंगे, आप ढूंढेंगे जी मैं हम बिजनेसमैन कहां से लेके आए। जैसा अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम एक्सपर्ट को बाहर से बुला रहे हैं, तो फिर हो सकता है आपके ज़हन में यही हो कि भाई हम कारोबारी बंदे भी बाहर से बुला लेंगे, अपने बंदों को तो कारोबार हमने करने नहीं देना। तो सर मैं यूबी साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कंडीशन फॉर द टाइम ही खत्म करें। अगर अभी ये समझते हैं कि मैं खत्म नहीं कर सकती तो फिर इसको बड़ा कर दें, मसलन कोई 1 मिलियन से ऊपर करें इसको मिनिमम, ताकि बिजनेस कम्युनिटी का जो ज्यादा वर्किंग एरिया वो इसकी ज्यादा में ना आए और वो अपने रिटर्न को इजीली फाइल कर सके। उम्मीद है कि इसको माना जाएगा। नईम खान साहब ये भी बताइएगा कि एफबीआर को सेक्शन 114C मुतारफ करवाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बिल्कुल बजट 2025 में इन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है 114C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। बिल्कुल वहां पे इन्होंने लोगों को फैसिलिटेट किया, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जिनके पास पहले ही एक सफिशिएंट सोर्स मौजूद है और वो अपने रिटर्न फाइल नहीं कर रहे
रहे, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने पहले बिजनेस किया, अब वो बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास इतने सोर्सेज मौजूद हैं कि वो उनसे गाड़ी खरीदना चाहता है, वो उनसे कोई घर खरीदना चाहता है, उसके पैसे अगर बैंक में पड़े हैं तो वो बैंक से पैसा विथड्रॉ करना चाहता है या किसी मार्केट में शेयर परचेज करना चाहता है। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए लेजिस्लेचर ने इस सेक्शन इंसर्ट किया और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी काविश है, ये एक अच्छा काम किया उन्होंने। देखिए ये सब आपके फोरम से हमने जिस जगह पे हम गलती महसूस करेंगे हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, जिस जगह पे एफबीआर अच्छा काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। नो डाउट सेक्शन 114 के साथ इन्होंने 15 स्केड्यूल 15वां शेड्यूल इसमें ऐड किया और वहां पे ये सारी उन्होंने एक एनलिस्ट कर दिया कि भी एक ऐसा बंदा जो इनएलिजिबल पर्सन है। इनएलिजिबल पर्सन मीन इसकी उन्होंने डिफाइन कर दिया। अगर आप सेक्शन 111 को देखते हैं तो वहां पे एलिजिबल पर्सन, इनएलिजिबल पर्सन, सफिशिएंट सोर्स को उन्होंने डिफाइन किया और वहां पे उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो इनएलिजिबल पर्सन है। अब ठीक है, एक बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं की लेकिन उसके पास एक वैलिड सोर्स मौजूद है। अब उसको उसकी जो लिमिट्स है उसके ऊपर जो कैपिंग की है उन्होंने, उसके लिए उन्होंने 15वां शेड्यूल उन्होंने साथ अटैच कर दिए। वहां पे उन्होंने डिफाइन कर दिया कि अगर कोई बंदा ऐसा जिसके पास सोर्स मौजूद है और वो चाहता है कि मैं गाड़ी खरीद लूं, तो उन्होंने कहा जी 70 लाख तक की ये गाड़ी खरीद सकता है। उन्होंने कहा जी अगर इसने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो 10 करोड़ तक की परचेज कर सकता है। उन्होंने कहा जी अगर इसने बैंक में इसका अवेलेबल कैश है उसमें से वो 10 करोड़ तक कैश भी विदड्रॉ कर सकता है 1 साल में। अब ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज की कमी नजर आ रही है। देखिए वो बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं की, इनका सिस्टम कहता है कि जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो फाइलर स्टेटस में आ जाएगा और वो गाड़ी या कोई कार खरीदता है तो जो उसके टैक्स रेट्स हैं 236K या 236C, तो उसका जो रेट है वो फाइलर वाला होगा और जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा वो नॉन फाइलर वाला होगा। यहाँ पे मैं देख नहीं सका, अगर कोई ऐसी चीज है तो वह भी यार उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दे या पॉइंट आउट कर दे कि क्या उस बंदे को भी फाइलर वाला ही स्टेटस मिलेगा, क्योंकि उसको आपने परमिशन दी है कि आप रिटर्न फाइल ना करें और आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो आपके प्रोग्राम में ज़ाहिर है, ये सब मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी हमारे सीनियर दोस्त या डिपार्टमेंट के दोस्त इसको सुनते हैं, उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे दें हमें ताकि हम उस हिसाब से अपने दोस्तों को भी गाइड कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके ऊपर को अपना जो लाहे अमला वो तैयार करें ताकि उनको फाइलर वाला ही स्टेटस मिल जाए। दूसरी बात है यूपी साहब, मैं इसमें थोड़ा सा तरमीम करना क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने कुछ दोस्तों की इंटरप्रिटेशन देखी। देखिए मैं दोबारा कहता हूँ, सारे दोस्त बहुत मोहतरम है। जब एक नया सेक्शन आता है तो हर बंदा उसको उस वक्त पढ़ रहा होता है तो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है और जो भी होती है उस वक्त वो ठीक होती है। देखिए बाद में फिर सारे दोस्त मिलते हैं और एक कंसेंसस डेवलप करते हैं, उसके बाद अब ठीक हो जाता है। कुछ दोस्तों ने ये कहा कि शायद ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो अनडिक्लेयर्ड होगी। तो आपके प्रोग्राम के तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि सर ये अनडिक्लेयर्ड नहीं होगी। हाँ अलबत्ता पब्लिक में भी कोई बंदा ये पढ़ने के बाद समझता है कि मैं वैसे ही उसके पास ब्लैक मनी और मैं कोई गाड़ी खरीद लूँ, मैं गाड़ी खरीद लूँ, तो सर वो इलीगल हो जाएगा। उसमें डिपार्टमेंट आपको अंडर सेक्शन 111 टैक्स चार्ज करेगा। हाँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास एक वैलिड सोर्स मौजूद है और रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे, उनको वो एलिजिबल नहीं है, जिनको उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो सेक्शन 114 के तहत जो सारी डिफाइन की गई लिमिट या लिस्ट किए लोगों से वो इसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये अप्लाई है। लेकिन आपको इसका सोर्स प्रॉपर बताना पड़ेगा। मैंने इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ कि मैंने कुछ अपने सीनियर दोस्तों को देखा कि उन्होंने ये कहा कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं। इवन कि मैंने एक ट्रेड बॉडी के हेड को भी देखा, उसने भी ये कहा कि भाई आप तो उनको एमनेस्टी दे रहे हैं। सर ये एमनेस्टी नहीं है, आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। अगर कोई बंदा ऐसी गलती करेगा तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो लिहाजा आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो आपने इसको फॉलो करना है। देखिए सफिशिएंट सोर्स की डेफिनेशन को आपने गौर से पढ़ना है। वहाँ पे जो बंदा फाइलर है और उसने अगर कोई परचेजिंग करनी है तो वहाँ पे उसने 130% का एक कैपिंग लगा दी हुई है। कभी अगर आपकी वेल्थ में 1 करोड़ रुपये बिल फर्ज और आपको नेक्स्ट ईयर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहेंगे तो उसका 130% जो भी बनता है उसके अंदर आकर अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको कह दें कि वैसे ब्लैक से परचेज कर लें, ये गलत हो जाएगा। तो ये से मेरा ख्याल है कि जो एक तो FBR हमें बता देगा कि उसको फाइलर वाला स्टेटस लगेगा या नॉन फाइलर वाला, वो हमें बता दें। और दूसरा मेरे दोस्त जो मेरे सुन रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर दोस्त हैं, आम पब्लिक है, वो इस पॉइंट को उम्मीद है कि वो समझते हुए कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन आपने हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। FBR को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए ताकि टैक्स और टैक्स कंसल्टेंट के दरमियान जो इबाहम है वो दूर किया जा सके। टैक्स पेयर के लिए हुकूमत जितनी भी आसानी पैदा करेगी और FBR जितने भी आसान स्टेप लेगा, टैक्स बेस भी बढ़ेगा और टैक्स नेट भी बढ़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।